सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिक तो इसका मतलब तुम हो नसीर, जो तुम ऑन रिकॉर्ड कहते हो कि मैंने अपने बच्चों को इस्लाम से दूर रखा है। उनका गला रेत दिया गया, गला रेत दिया गया। आज से लगभग 100 साल पहले जो कन्हैया का केस हुआ था, ये 100 साल पहले भी एग्जैक्ट ऐसा केस हुआ था। ये जाहिल इंसान, बड़ा अफसोस होता है मुझे, हमारे माँ बाप ने जब हम छोटे छोटे थे हमें बताया था कि बहुत बुद्धिमान है, बहुत अक्लमंद है बेटा, इनसे मिला जब मिलते हो तो बात किया करो। और अगर चाहते हो कि हमारे दुनिया की बात नहीं करता, देश में इस्लामोफोबिया ना हो तो मुझसे संपर्क कर लो। 90 दिन यानी 3 महीने में भारत में इस्लामोफोबिया खत्म करवा दूंगा। और यही एक ऐसी सोशियो रिलीजियस चीज है जहां पूरी दुनिया में हम मुसलमान माशाल्लाह बड़े कामयाब हुए हैं कि हम चाहते थे कि दुनिया में इस्लामोफोबिया फैले और वो फैला। कि दोज हु इग्नोर द ओएसिस ऑफ विजडम, दोज हु इग्नोर द ओएसिस ऑफ विजडम डाई ऑफ थर्स्ट इन द डेजर्ट ऑफ इग्नोरेंस। तो साहब, संजौली की, शिमला की जो मस्जिद का विवाद है ये तूल पकड़ता जा रहा है। आज भी संगठन और लोग हिंदू सड़कों पर निकल आए अपना अधिकार मांगने के लिए कि ये मस्जिद अवैध है, इसको टूटना चाहिए। मस्जिद के बारे में जो लोग अवेयर हैं उनको पता होगा, मैंने भी इस पे वीडियो बनाया था। 2010 में पहला वाद दाखिल हुआ था। मस्जिद ये 1 फ्लोर की पहले से थी, पर अगल बगल कुछ अतिक्रमण कर लिया था और पिछले 15 साल में बढ़ते बढ़ते ये 5 माले की हो गई। इस 15 साल में इसी स्टेट ने, राज्य ने, जब 2010 में वाद दाखिल हुआ था, भाजपा की सरकार देखी, फिर 5 साल कांग्रेस की सरकार देखी, फिर 5 साल भाजपा की सरकार देखी और फिर 2022 से कांग्रेस की सरकार देखी। मैंने पिछले वीडियो में क्या बोला था, आज इस वीडियो में फिर से दोहराऊंगा और इस घटना को लेके नसीर के इस्लामोफोबिया बयान के साथ जोड़ूंगा और पिछले 100 साल की घटनाएं बताऊंगा और लोगों को ये बताने की आप लोगों को कोशिश करूंगा व्हाट इज एग्जैक्टली इस्लामोफोबिया और इसके पीछे का कारण क्या है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो संजौली का आप लोग देख रहे होंगे, शिमला का, कि बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने साथियों जो पिछला एक वीडियो बनाया था, मैंने एक बात बोली थी कि लोकतांत्रिक नज़रिए से कानून को ध्यान में रखते हुए ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि आपको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। इस देश में हम 2 मोटी मोटी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मान लें। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो खुलकर, प्रखर होकर राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद की बात करती है, और एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो तुष्टीकरण की और सेक्युलरिज्म की खुल के बात करती है। जो ये वाली आइडियोलॉजी है जो तुष्टीकरण और सेक्युलरिज्म की बात करती है, जो भी इनको वोट देके सत्ता में पहुंचाते हैं, सत्ता में पहुंचने के फर्क समझिएगा, पॉलिटिकल सत्ता में पहुंचने के बाद उन वोटर जिन्होंने वोट दिया है इनको, उन्हें अपना पाउंड ऑफ फ्लैश, अपना हक लेना आता है इनसे। वो इनको सत्ता में पहुंचाने के बाद कुछ इनसे उम्मीदें करते हैं, कुछ अपना हक समझते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टियां जब हमारे वोट पर जीत के आए तो हमारे साथ या हमारी डिमांड को लेके इस तरह से व्यवहार करें, और अगर नहीं करेंगे तो हम भैया मुंह फुला लेंगे, तुम्हारी तरफ पीठ कर देंगे। ये है आइडियोलॉजी एक दूसरी आइडियोलॉजी है जिसको मैंने अपने वीडियोस में अक्सर संबोधित करता हूं। वो देखिए, बिल्कुल ईमान से एनालिसिस करके बता रहा हूं, गलत हो तो टोक दीजिएगा, कि ये आइडियोलॉजी जो है ये सोचती है कि हमने बस कमल पर मोहर लगाकर अपने आदमी को, यहां में राज्य की क्योंकि बात हो रही है तो मुख्यमंत्री का नाम लूंगा, अपने मुख्यमंत्री को हमने भैया कुर्सी पर बिठा दिया, बस हमारा काम पूरा, अब ठंडे बस्ते में चले जाओ, क्योंकि हमने वोट देके इनको बिठाया है, तो अपना हक भी ना मांगो, अपना पाउंड ऑफ फ्लैश भी ना मांगो, और अगर वो कुछ दे ना दे लेकिन तुम उनसे नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि आपके दिमाग में एक ऐसा एक सोच आ गई है, क्योंकि शायद चॉइस ही नहीं है इस वोटर के पास, जैसे दूसरी तरफ के पास, वोटर के पास चॉइस है। अच्छा, तुम हमें इग्नोर करोगे तो बेटा हम उसको दे देंगे, तुम हमें इग्नोर करोगे तो हम वापस उसको दे देंगे, तुम दोनों इग्नोर करोगे तो हम तीसरे को दे देंगे। समझिएगा आप बात। इन वाले वोटर्स का जो दूसरी आइडियोलॉजी है जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर किस धुरी के चारों तरफ घूमती है, उनके पास चॉइस ही नहीं है, तो वो डिमांड अपनी रखने का हक ही नहीं रखते। और मैं हमेशा समझाता आया हूं, चुनाव जब होगा देखा जाएगा, जिसको तुमने सत्ता की कुर्सी पर बिठाया है, लोकतांत्रिक नजरिए से
संवैधानिक नजरिए से अगर तुम उससे अपना हक नहीं मांगोगे, उसको यह एहसास नहीं कराओगे कि तुम इस वादे के साथ कुर्सी पर बैठे थे, हमने तुम्हें बिठाया था, अगर तुमने गड़बड़ करी तो हम तुम्हें पीठ दिखा सकते हैं। मजबूरी बस यह है कि पीठ दिखाने के लिए कोई इस आइडियोलॉजी का ऑल्टरनेटिव पार्टी नहीं है, तो ये वाला वोटर यहां फंस के रह जाता है। तो शिमला में जो बात चल रही है, ये ही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि सकारात्मक आपको अपनी आन बान शान, अपनी आस्था के लिए लड़ना पड़ेगा। और अब बात करता हूं, इस आंदोलन को मैं इस्लामोफोबिया से भी जोड़ूंगा। और इस्लामोफोबिया पे पहले नसीर साहब ने क्या बयान दिया, ये सुन लीजिए IC 814 को लेके। I was about 50 when this happened, end of the previous century. I remember being extremely disturbed because I feared that it would provoke another wave of Islamophobia. जी तो इन्होंने कहा, आप देखिए, आप जहालत देखिए, जहालत कोई गाली नहीं है। जहालत का इंग्लिश में मतलब होता है इग्नोरेंस। और मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, अगर आप लोग कहीं नोट करके इसको इस्तेमाल कर सकें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और ये हाँ, मेरी ही लाइनें हैं, शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड, कि दोज हु इग्नोर द ओएसिस ऑफ विजडम, दोज हु इग्नोर द ओएसिस ऑफ विजडम डाई ऑफ थर्स्ट इन द डेजर्ट ऑफ इग्नोरेंस। कहीं इस्तेमाल आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये 4 लाइनें आपकी भाई की लिखी हुई हैं। और इस तरह के पढ़े लिखे वो लोग जो खुला कहते हैं कि हमें इस्लाम से कोई मतलब नहीं, हमारे नसीर, लेकिन क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ हैं तो मुसलमान उनसे सेट रहता है। तो इन्होंने कहा कि जब IC 814 की हाईजैकिंग हुई तो उस टाइम कोई भी इस्लामोफोबिया नहीं हुआ। इस्लामोफोबिया का आसान भाषा में मतलब है एक गैर मुसलमान जब आपकी हरकतों की वजह से, मुसलमान की हरकतों की वजह से, कंडक्ट की वजह से, सोच की वजह से आपकी मानता और आपसे दूरी बना ले, चिढ़ने लगे, कहो घृणा करने लगे, कहो नफरत करने लगे, कहो डरने लगे। तो इस्लामोफोबिया जो नसीर साहब सोचते हैं, इस्लामोफोबिया कोई कबूतर है जो पिंजरे से निकल के उड़ता है तो सबको नजर आता है। जो ये जाहिल इंसान, बड़ा अफसोस होता है मुझे, हमारे माँ बाप ने जब हम छोटे छोटे थे हमें बताया था कि बहुत बुद्धिमान है, बहुत अक्लमंद है बेटा, इनसे मिला जब मिलते हो तो बात किया करो। आज हमारे माँ बाप जिंदा होते तब उनका हाथ पकड़ के कहते कि हमें क्यों गुमराह किया था, हमें क्यों भ्रम में रखा था, इसको तुम लोग अक्लमंद समझते थे, तो माँ जाहिल आदमी है, माँ इग्नोरेंट आदमी है। तो ये कह रहे हैं साहब तब इस्लामोफोबिया नहीं फैला। इससे साला इस्लामोफोबिया कोई चिड़िया या कोई चीज है जो फैलते हुए नजर आती है। इस्लामोफोबिया को आके जोड़ूंगा किससे, संजौली की मस्जिद से, और 100 साल के छोटे छोटे आप लोगों को किससे बताऊंगा। इस्लामोफोबिया इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये एक इंसान की सोच है जो इंसान के अंदर धीरे धीरे पैदा होती है। नसीर जैसे जाहिलों ये नजर नहीं आती, ये अपने कंडक्ट से एहसास होनी शुरू होती है। तो साहब आज से लगभग 100 साल पहले एक बात बोली गई हमारे हजूर की शान के खिलाफ। बात बोलने वाले थे महाशय राजपाल, उनका गला रेत दिया गया। आज से लगभग 100 साल पहले जो कन्हैया का केस हुआ था, ये 100 साल पहले भी एग्जैक्ट ऐसा केस हुआ था। अब ये किताब जो हजूर की शान में लिखी गई थी, जिसके चलते महाशय राजपाल का गला रेता गया, ये लिखी क्यों गई थी? ये लिखी इस मारे गई थी क्योंकि इससे पहले 2 और किताबें लिखी गई थी जिसमें हिंदू मान्यताओं का मजाक उड़ाया गया था, जिसके रिटेलिएशन में ये किताब लिखी गई थी, जिसके चक्कर में महाशय का गला रेता गया। तो जो कन्हैया की घटना हुई थी उदयपुर की, हमारे भारत में ये घटना लगभग आज से 100 साल पहले भी लगभग हो चुकी है। और उससे पहले जो 2 किताबें लिखी गई थी, एक प्रभु के भगवान कृष्ण पे लिखी गई थी, उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, और एक लिखी गई थी जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी दयानंद सरस्वती जी पर। तो उसके रिटेलिएशन में ये किताब लिखी गई थी। जब हिंदुओं के खिलाफ लिखी गई थी तो प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन प्रोटेस्ट होके ख़त्म हो गया था। लेकिन जब हजूर की शान में किताब लिखी गई तो गला रेत दिया गया। तो नसीर जैसे जाहिलों, इस देश में बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री की 100 साल की बात कर रहा हूँ, 100 साल की, वहाँ से इस्लामोफोबिया फैलना इस देश में शुरू हुआ था। इस्लामोफोबिया फिर इस देश में तब फैला, मैं सिर्फ देश की बात कर रहा हूं, जब मजहब के नाम पर यह आवाज लगाई गई कि इस देश के टुकड़े करे जाएं, तब इस्लामोफोबिया फैला। उसके बाद जब मोहल्ला का जेनोसाइड हुआ इस देश में 1920 के आसपास, तब
इस्लामोफोबिया फैला। उसके बाद 1946 में बंगाल में जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तब इस्लामोफोबिया फैला। उसके बाद 1947 में जो कत्लेआम हुआ उस वजह से इस देश में इस्लामोफोबिया फैला। उसके बाद लगा था सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद 1955 में जब मुसलमानों ने शरीयत के नाम पर मॉडर्न कानून मानने से मना कर दिया तब भी इस्लामोफोबिया फैला। उसके बाद शाबानों के टाइम पर कि एक महिला को 100-200 रुपए महीना ना मिले, जब मुसलमान सड़कों पे निकल आए तब इस्लामोफोबिया फैला। उसके बाद जब कश्मीर से कश्मीरी हिंदू मार के भगाए गए तब इस्लामोफोबिया फैला। उसके बाद रोहिंग्या के लिए जब जवान ज्योति तोड़ी गई और अब मैदान में बंबई में जब 2 लोग मारे गए तब इस्लामोफोबिया फैला। उसके बाद जब इस देश में और दुनिया में आतंकी घटनाएं जो होनी शुरू हुई, जो 99.9999999% एक ही मजहब एक ही मान्यता से जुड़ी थी, तब इस्लामोफोबिया फैला। जब पूरे दुनिया में 200 आतंकी संगठन बने इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर, और ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने ये बात बोली, तब इस्लामोफोबिया फैला। इस देश में इस्लामोफोबिया तब फैला जब कन्हैया का गला काटा गया। इस देश में इस्लामोफोबिया तब भी फैला जब IC 814 का अपहरण हुआ और आतंकी छुड़ाए गए। तो ये इतनी सारी घटनाएं हैं जहां इस्लामोफोबिया फैला। और एक पढ़ा लिखा अपने को मुसलमान कहने वाला इस मारे बोल रहा हूं क्योंकि नसीर ऑन रिकॉर्ड ये बोल चुके हैं कि मैंने अपने बच्चों को इस्लाम से दूर रखा है। कोई पहले उनसे ये पूछे कि इस्लाम से दूर तुमने क्यों रखा है, क्या वजह है जो तुमने अपने बच्चों को इस्लाम से दूर रखा है। सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिक तो इसका मतलब तुम हो नसीर, तो तुम ऑन रिकॉर्ड कहते हो कि मैंने अपने बच्चों को इस्लाम से दूर रखा है। सबसे ज्यादा तो इस्लामोफोबिक का मतलब तुम हुए। तो कुल मिलाकर जितनी भी ये चीजें हम आज देख रहे हैं संजौली में, जो आज भारत में मॉडर्न हिस्ट्री में, हाल की हिस्ट्री में 100 साल बड़ा छोटा पीरियड माना जाता है। इसकी स्थापना, इसकी फाउंडेशन आज से 100 साल पहले रखी गई थी। और यही एक ऐसी सोशियो रिलीजियस चीज है जहां पूरी दुनिया में हम मुसलमान माशाल्लाह बड़े कामयाब हुए हैं कि हम चाहते थे कि दुनिया में इस्लामोफोबिया फैले और वो फैला। यही एक ऐसी चीज है जहां हम मुसलमान बहुत कामयाब हुए हैं, क्योंकि हमें बड़ी खुशी होती है जब हम किसी से सुनते हैं कि यार मुसलमान से मुझे डर लगता है। चाहते हो मुसलमानों या ये नहीं चाहते हो, ये डायलॉग कि यार हमें मुसलमानों से बड़ा डर लगता है, हमें मुसलमान के इलाके से निकलने में डर लगता है, ये डायलॉग तुम्हें खुश करता है या तुम्हें विचलित करता है? कुरान अपने हाथ में उठा के शीशे के सामने खड़े होकर बताओ कि तुम्हें खुश करता है या विचलित करता है। तुम्हारा दिल जानता है कि ये डायलॉग तुम्हें खुश करता है, और यही इस्लामोफोबिया है जो तुमने खुद फैलाया है। अल्लाह अकबर के नाम पर गले काट काट कर उनकी रीलें दुनिया में वायरल कर करके तुमने बनाया। तो इस्लामोफोबिया से तुम नफरत क्यों करते हो, तुम परेशान क्यों होते हो इस्लामोफोबिया से? इस्लामोफोबिया तो तुम्हारे सर का ताज है मेरे भाई। और इस्लामोफोबिया तब फैला जब हिंदुस्तान में अनेक घटनाएं हुई, और एक घटना में कल हमारे NIA ATS कोर्ट ने लखनऊ में मौलाना कलीम सिद्दीकी को मास कन्वर्जन कराने के आरोप में सजा सुना दी है, कन्विक्ट मान लिया है। सजा शायद कल सुनाई जाएगी। मैंने इन पर भी वीडियो बनाया था, आप लोगों को याद होगा। 1000 लोगों को कन्वर्ट करने का इनके ऊपर आरोप है, और जो इनके वकील थे वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो साहब बोल रहा हूं, अच्छी तरह जानते हैं और हमारे अजीज भी हैं। देखिए साहब, विडंबना देखिए, मौलाना कलीम के सिद्दीकी के जो कन्वर्जन कराने का सिंडिकेट रैकेट चला रहा था, तो उनके वकील हमारे बड़े अजीज का मतलब होता है बड़े क्लोज हैं। तो उन्होंने हमें कल मैसेज किया, ये देखिए, हमें भी मैसेज किया, मतलब हिम्मत है माशाल्लाह। तो उन्होंने हमको हिम्मत दी, उन्होंने हिम्मत करी और हमको मैसेज किया कि सबको भी किया, और मुझे भी उन्होंने टैग किया कि साहब सब दुआ करें कि कल 10 सितंबर को उनको सज़ा सुनाई जानी है और वो बेगुनाह साबित हो और इंसाफ हो और न्याय हो। तो आपके भाई ने भी यही मैसेज किया, मुझे किसी से नफरत नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल मैं दुआ करूंगा, लेकिन बाद में कुछ और लिख दिया मैंने। ये इंटरनेट डिस्कशन दिखा रहा हूं आपका एक अधिवक्ता के साथ जो उनकी वकालत कर रहा था। मैंने कहा बिल्कुल अगर वो बेगुनाह है तो अल्लाह उनको फुर्सत दे, उनको सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो गुनहगार हैं। अगर उसने ऐसा सिंडिकेट चलाया है तो मैं इस इंसान को, इस मौलाना को हमेशा सल्लाखों के पीछे देखना चाहता हूं। भाई वही हुआ।
अल्लाह ने उनकी नहीं दुआ कबूल करी, मेरी बात कबूल कर ली। जी, और इस देश में इस्लामोफोबिया तब फैला, जैसे कल जीवन भट्ट साहब ने हमें बताया था, जो IC 814 के एक यात्री थे, कि जिसने रूपन कक्याल को मारा वो ही खड़े होकर लोगों को समझा रहा था प्लेन के अंदर कि तुम लोग भी इस्लाम कबूल कर लो। और रमजान के दौर में आपने ये अपराध किया। तो नमाज के खिलाफ इस्लामोफोबिया इस मारे फैला क्योंकि आपने जुमे की नमाज को पत्थरबाजी और प्रोटेस्ट से जोड़ा, और अभी जो छतरपुर की घटना हुई उसको भी आपने जोहर की नमाज से जोड़ा। और जहां आपका मौका मिला आप कन्वर्जन में लिप्त हुए, आपने इसको सुन्नत और फर्ज माना। तो जो संजौली में हो रहा है वो लोग यही समझ रहे हैं कि यहां पर जमातें आती हैं, नए नए लोग नजर आते हैं जो इस्लाम फैलाने की और इस्लाम की बात करने के लिए हमारे हिमाचल में देवभूमि में आते हैं। ये हमारे कल्चर को आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमें इनसे डर लगता है, ये हमारे बच्चों को कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे किस्से हुए हैं। या तो तुम कह दो ऐसे हुए ही नहीं, हुए हैं। इस मारे लोगों को इन सब चीजों से चिढ़ पैदा हो गई है, और ये चिढ़ और डर ये हम मुसलमानों का एक एजेंडा है कि लोग हमसे चिढ़ें भी, हमसे डरें भी। वही जो पिक्चर का डायलॉग था, क्या बनिए का दिमाग और मियाँ का क्या था वो, टेरर या डेंजर, क्या डायलॉग था वो, ठीक। तो हम तो बड़े खुश होते हैं इस बात से। और यही वो इस्लामोफोबिया है जो सामने आपको संजौली में इधर उधर नजर आ रहा है। हम मुसलमान इतने मूर्ख हैं कि हम ये मानते हैं कि जिसने भाजपा को वोट नहीं दिया वो हमारा है। अरे वो तुम्हारा नहीं है, वो भाजपा को किसी कारण से, जैसा मैंने पहले बताया था, किसी नीति से नाराज होकर, किसी बात से नाराज होकर, जाति के चलते, किसी के जलते, किसी लालच में आके भाजपा को वो गैर मुसलमान वोट नहीं दे रहा है। लेकिन वो तुम्हारे करीब नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिकली रैलियों में तुम्हारे करीब है, पार्टी ऑफिस की मीटिंग में। अपने किसी रिश्तेदार को उसके मकान के किराए के लिए भेजो तो वो तुमको भी मकान किराए पर नहीं देगा, क्योंकि वो भी इस्लामोफोबिया का शिकार है, जो अपने को सेकुलर पार्टी का नेता या सक्रिय सदस्य बनाता है। तो मुसलमानों, आप ये तय कर लो कि आप चाहते हो दुनिया में इस्लामोफोबिया हो या ना हो। हरकतें ये बताती हैं कि हम चाहते हैं कि दुनिया में इस्लामोफोबिया हो, और अगर चाहते हो कि हमारे दुनिया की बात नहीं करता, देश में इस्लामोफोबिया ना हो, तो मुझसे संपर्क कर लो। 90 दिन यानी 3 महीने में भारत में इस्लामोफोबिया खत्म करवा दूंगा। खत्म। 75 दिन का टारगेट है, 15 दिन बस एक्स्ट्रा लेके चलना हो। 91st डे ऑफ दिस कंट्री मुझे जिम्मेदारी दे दो, और जैसा मैं कहूं वैसा करो। नाटक नहीं, दिल से वैसा करो। इस देश में 90 दिन आज से इस्लामोफोबिया खत्म हो जाएगा। ये नसीर जैसे, ये फलाने जैसे, ये चार मीनार के गटर छाप जैसे जितने भी लोग हैं, ये तुम्हारी पीढ़ियों को, नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारी मुसलमानों, 90 दिन में इस देश से इस्लामोफोबिया ख़त्म कर सकता हूँ। जिम्मेदारी देनी है तो दे के देख लो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़, आई लव यू।